तो दोस्तों ये है पार्ट 2 ऑफ स्क्विड गेम सीरीज। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में सांगवू के कहने पर उसकी टीम कुछ कदम आगे बढ़ा देती है, जिससे अपोजिट टीम का बैलेंस खराब हो जाता है और वो डिसबैलेंस होकर लड़खड़ा जाते हैं, जिसका फायदा सांगवू की टीम उठाती है। और अब वो लोग फुल पावर से रोप को अपनी साइड पे खींचने लगते हैं, जिससे अपोजिट टीम नीचे गिर जाती है और सांगवू की टीम जीत जाती है। सभी लोग अब वापस आने लगते हैं, जहां पर एक लड़की प्लेयर 240 और दूसरे प्लेयर 244 की आपस में बहस हो जाती है। एज प्लेयर 244 गॉड से प्रे कर रहा था अपनी टीम के लिए, जो प्लेयर 240 को पसंद नहीं आता। उसका ये कहना था कि यहाँ पर सांगवू और उस ओल्ड मैन की वजह से वो लोग जीते हैं, ना कि गॉड की वजह से। अब सभी लोग अपने डोम में आ जाते हैं, जहाँ पर डार्कसू और उसकी टीम उन लोगों को देखकर शॉक्ड हो जाती है, एज ये तो सबसे ज्यादा कमजोर टीम थी, तो ये जीती कैसे। और यहाँ पर हान मिन्यो डॉक्सू को चिढ़ाने लगती है। अब अगले सीन में हम कुछ मास्क मैन को देखते हैं, जो कि ऑर्गन्स निकालने का काम करवाते थे डॉक्टर से, और वो एक ग्रेव को जलाने के लिए डाल भी देते हैं, लेकिन वो ग्रेव जलती नहीं है और नीचे चली जाती है। दैट शोज कि ये लोग बॉडीज को क्या करते हैं। और डॉम के अंदर सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि उनको फिर से होने वाले अटैक से बचना चाहिए, जिसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बड़े से बैरिकेड्स वहां पर लगा देंगे और बारी बारी से रात को दो लोग मिलकर निगरानी करेंगे। जहां पर सबसे पहले सांगवू और अली नजर रखने का डिसाइड करते हैं। वो लोग बैरिकेड्स बना लेते हैं और डार्कसू गिहुन के पास में आता है और उसको डराने की कोशिश करता है, जिस पर गिहुन उसको बोलता है कि डार्कसू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है और लड़ाई के टाइम पर उसके साथ वाले ही उसको मार देंगे, जिससे डार्कसू सोच में पड़ जाता है और अपनी टीम के पास में वापस जाकर वो अटैक के लिए मना कर देता है और सबसे ये बोलता है कि आज रात वो लोग रेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर डार्कसू को डॉक्टर की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो वहां पर नहीं था। तो यहाँ पर डार्कसू को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ भी गेम ना खेल दे। अब रात में सांगवू और अली नजर रख रहे होते हैं, जहाँ पर अली सांगवू को कॉर्न खाने के लिए देता है, जो कि उसका थैंक्स बोलने का तरीका था, क्योंकि सांगवू ने अली की हमेशा हेल्प करी थी। और वो लोग आपस में ही एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में ही सांगवू गिहुन को जगा देता है और गिहुन ओल्ड मैन के साथ नजर रखने का काम करने लगता है, जहां पर गिहुन को अपने पास्ट के विजन्स आ रहे थे, जहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे। अब ओल्ड मैन गिहुन को होश में लाता है और यहाँ पर गिहुन बताता है कि वो एक कार कंपनी में 10 साल पहले काम किया करता था, जहाँ पर हड़ताल चालू हो गई थी, क्योंकि उन लोगों को अचानक से ही जॉब से निकाल दिया गया था। तो कंपनी के डूबने का जो ब्लेम था वो वर्कर्स पर आ गया था। और वही वो वक्त था जब यहाँ पर गिहुन बाप भी बनने वाला था, जिसके कुछ ही टाइम के बाद में उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी। खैर अब यहाँ पर हुआ ये था कि हड़ताल करने के बाद में वहाँ पर किसी आदमी की मौत हो गई थी, जिसका गिहुन को काफी दुख था, जिसके बाद में उसने अपनी जान बचाई और फिर गिहुन ने ड्राइवर का काम शुरू कर दिया, जहां से वो थोड़े बहुत पैसे तो कमा लेता था, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। यहाँ पर ओल्ड मैन गिहुन को दिलासा देता है और तभी अचानक से ही ओल्ड मैन की तबीयत खराब हो जाती है, जहां पर गिहुन उसको सुला देता है और उसके साथ में प्लेयर 067 नजर रखने लगती है, जिसने ओल्ड मैन के सर पर पट्टी रखने के लिए अपना पानी दिया था। खैर अगले सीन में हम डॉक्टर को एक डेड बॉडी के पार्ट्स निकालता हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर मास्क मैन के साथ छुपकर वो डिटेक्टिव भी यहाँ पर आ गया था। वो मास्क मैन अब एक प्लेयर का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके ऑर्गन निकालते टाइम उसके अंदर एक ही किडनी थी और वो होश में आने लगा था। उस प्लेयर ने खुद को बचाने की कोशिश करी थी, जिसके बाद में उन लोगों ने उसको मार दिया, जिसको ये लोग ज़ॉम्बी बोलते थे। डिटेक्टिव उस प्लेयर के बारे में पूछता है, जिससे एक मास्क मैन को उस पर शक हो जाता है और वो डिटेक्टिव को अपना मास्क हटाने के लिए बोलता है, लेकिन डॉक्टर उन लोगों पर गुस्सा करके उसको शांत कर देता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हर चीज पर नजर रखी जाती थी, लेकिन इस सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग यहाँ पर ऑर्गन्स बेचने में मिले हुए थे। और जब कभी भी स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ दिखाया जाता था, तो वहां पर जो एम्प्लॉइज थे जो मिले हुए थे, वो स्क्रीन को ही क्लियर कर दिया करते थे, यानी कि वहां पर लोग होते थे लेकिन वो दिखते ही नहीं थे। बेसिकली वो किसी और टाइम की वीडियो को या फिर किसी और जगह के एंगल को दिखा दिया करते थे, ताकि यहाँ पर फ्रंट मैन को या फिर जो उससे बड़े लोग हैं उनको कुछ भी पता ना चले। अब वो डिटेक्टिव अपना मास्क हटाने की जगह पर अपने गन को निकालने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर उन लोगों पर गुस्सा करके उनको शांत कर देता है कि वो ऐसे शोर शराबे में ऑर्गन्स को नहीं निकाल सकता। अब ऑर्गन्स निकालने के बाद में एक मास्क मैन उसको बैग में रख लेता है और उनको डिलीवर करने के लिए जाने लगता है, जो कि यहाँ पर काम था एम्प्लॉय नंबर 28 और 29 का। और 29 यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव है। तो इनिशियली इन दोनों को यहाँ पर एज अ डाइवर्स भर्ती किया गया था,
और इनके यहाँ पर एक शिप भी आने वाली थी जिसके बाद में ये मार्केट में जाकर इन ऑर्गन्स को अच्छे खासे दामों में बेचने वाले थे और ये पैसा हायर लेवल पर नहीं जाता था बल्कि इन्हीं लोगों के बीच में बढ़ जाया करता था। खैर डिटेक्टिव और मास्क मैन एक सीक्रेट रास्ते से पानी की तरफ जाते हैं जिसके बारे में मास्क मैन बताता है कि ये रास्ते वीआईपीज के लिए हैं, जिसके बारे में डिटेक्टिव पूछता है कि कौन से वीआईपी, बट वो मास्क मैन उसको कुछ भी नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आती है कि जब भी वीआईपीज यहाँ से खेल कर निकलते हैं तो इस जगह को उड़ा दिया जाता है ताकि कोई भी सबूत न बचे। अब यहाँ पर डॉक्टर वहाँ मास्क मैन से पूछता है कि अगला गेम क्या है, जिस पर वो मास्क पहने हुए आदमी ये बोलते हैं कि फ्रंट मैन ने उनको कुछ भी नहीं बताया है। अब डॉक्टर को इस चीज से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक मास्क मैन पर अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है और उसके बाद में वो बाहर भाग जाता है जिसका पीछा दूसरा मास्क मैन करने लगता है। इधर डिटेक्टिव उस मास्क मैन को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि जिस बिना किडनी वाले प्लेयर के बारे में वो बात कर रहा था वो उसका भाई था, जिस पर वो मास्क मैन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो प्लेयर एक लड़की थी और उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था। मास्क मैन डिटेक्टिव से खुद को छोड़ने की बात करता है और उसका साथ देने को बोलता है, लेकिन डिटेक्टिव उसको शूट करके मार देता है। यहाँ डॉक्टर भागते हुए प्लेग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर मास्क मैन भी था और वो उसको बातों में उलझाकर पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फ्रंट मैन और बहुत सारे मास्क मैन आ जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट मैन का ये कहना था कि वो डेड बॉडीज का या फिर ऑर्गन्स का क्या करते हैं उससे उसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इस गेम का एक नियम है कि यहाँ पर हर एक प्लेयर को फेयर प्ले करने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि असल दुनिया में ऊंच नीच और गरीबी और अमीरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग एक बराबर हैं। और मास्क मैन ने इस नियम को खराब करके गेम को बिगाड़ा है बाकी प्लेयर्स के लिए। इतना कहते ही फ्रंट मैन मास्क मैन को मार देता है और दूसरे मास्क मैन जो होते हैं वो उस डॉक्टर को भी शूट करके मार देते हैं क्योंकि वो भी इस अनफेयर गेम में मिला हुआ था। यानी कि अब तक जो डॉक्टर को जानकारी दी जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स बेचने के लिए थी। इस बारे में फ्रंट मैन को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला कि इस ऑर्गन्स की वजह से यहाँ पर गेम खराब हो रहा है तो उसने इन दोनों को ही मार डाला। और ऑब्वियसली अब बाकी सारे जो लोग यहाँ पर मिले हुए थे वो लोग भी यहाँ पर शांत हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग मरना नहीं चाहते। डिटेक्टिव अब उस सीक्रेट रास्ते से वापस जाकर फ्रंट मैन के रूम में आ जाता है और उसके लॉकर को चेक करने लगता है कि वहीं फ्रंट मैन को भी सीक्रेट रास्ते के बाहर पानी के पास में मास्क मैन की लाश मिल जाती है जो कि एम्प्लॉय नंबर 28 था और वो समझ जाता है कि इंट्रूडर अभी भी उनके बीच में है जिसको ढूंढना चालू हो जाता है। फ्रंट मैन सब जगह और हर एक कैमरा को चेक करवाता है और प्लेयर्स डॉम में भी गार्ड आकर छानबीन करने लगते हैं। अब डिटेक्टिव को बहुत ढूंढने के बाद में एक फाइल मिल जाती है और उसमें उसको अपने भाई का नाम भी मिल जाता है और फॉर्म भी मिल जाता है जो कि 2015 में जीत चुका है। और एपिसोड 5 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में सभी प्लेयर्स को न्यू गेम के लिए रेडी किया जाता है और सभी लोग गेम ग्राउंड पर जाने लगते हैं और दूसरी ओर डिटेक्टिव फ्रंट मैन के रूम में छानबीन कर रहा था और फ्रंट मैन के आने से वो छुप जाता है। तभी फ्रंट मैन को एक कॉल आता है और कॉल रिसीव करके वो ये बोलता है कि गेम टाइम पर ही शुरू होने वाला है और हम यहाँ पर क्लियरली सुन सकते हैं कि फ्रंट मैन थोड़ा सा डरा हुआ था। तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर फ्रंट मैन मेन बॉस नहीं है, यहाँ पर मेन बॉस जो है वो कोई और ही है। अब सभी प्लेयर्स ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं जहां पर प्लेयर्स को डॉक्टर और मास्क मैन की डेड बॉडीज लटकी हुई मिलती हैं, जिससे डार्कसू डिसअपॉइंट हो जाता है एज उसको पहले ही गेम पता चल जाया करता था और यहाँ पर मिन्यो डार्कसू को चिढ़ाती है। अब गेम के लिए टीम सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है और हर एक प्लेयर को एक एक टीम प्लेयर चुनना था। गेहून सांगवू के पास में जाता है जहाँ पर सांगवू पहले से ही अली को चूज कर चुका था। सारे लोग अपने अपने टीममेट्स ले लेते हैं और लास्ट में गेहून ओल्ड मैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था तो वो ओल्ड मैन के साथ में टीम अप कर लेता है। यहाँ पर गेहून का ये कहना था कि वो ओल्ड मैन को अकेला नहीं छोड़ेगा। अब सभी प्लेयर्स की टीम बनने के बाद में यहाँ पर मिन्यो अकेली बच जाती है जिसको कोई भी अपनी टीम में नहीं लेता और वो सभी के पास में आकर उनको उल्टा सीधा बोलने लगती है। यहाँ पर डार्कसू काफी खुश होता है क्योंकि अकेले बचने पर मिन्यो को मार दिया जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब सभी प्लेयर्स एक गेम ग्राउंड में आते हैं जिसका सेटअप किसी टाउन की तरह लग रहा था और गेम का नाम यहाँ पर खानबू होता है। ओल्ड मैन गेहून को खानबू के बारे में बताता है कि खानबू वो दोस्त होता है या फिर वो इंसान होता है जिस पे लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपने सारे सीक्रेट्स और सारी चीजें शेयर भी करते हैं। ओल्ड मैन गेहून से बोलता है कि वो दोनों ही खानबू हैं और गेहून से पिंकी प्रॉमिस भी वो ले लेता है। अब गेम शुरू होता है और गेम का ये रूल था कि उन दोनों प्लेयर्स को आपस में ही गेम खेलना था। जी हाँ, यहाँ पे सारे प्लेयर शॉक्ड हो जाते हैं और जो हारेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा यानी कि मार दिया जाएगा।
यहाँ पर सभी लोगों ने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स को या फिर जिनके साथ में उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी उसको चुना था, लेकिन यहाँ पर पूरी गेम ही पलट गई। अब गेम शुरू होता है और सभी प्लेयर्स को कंचे दे दिए जाते हैं, जहाँ पर हर एक प्लेयर के पास में 10 कंचे थे। अब यहाँ पर गेम ये था कि दूसरे प्लेयर से पहले प्लेयर को 10 कंचे किसी भी तरह लेने हैं और यहाँ पर टाइमिंग 30 मिनट्स की थी और जो भी सारे के सारे मार्बल्स को ले लेगा वो जीत जाएगा, भले ही वो कोई भी गेम हो सकता है, जो कि उनको सिर्फ मार्बल्स के साथ में ही खेलना था, यानी कि कंचों के साथ में। अब ओल्ड मैन डिमेंशिया के चलते सब कुछ भूल जाता है और गिहुन उसको बड़ी मुश्किल से गेम खेलने के लिए राजी करता है। ओल्ड मैन अब गिहुन के साथ गेम खेलने लगता है, जहाँ पर वो दोनों ऑड इवन गेम खेल रहे थे, जिसमें गिहुन लगातार हारता जाता है और आखिरी में उसके पास में एक कंचा बच जाता है। दूसरी ओर अली भी सांगवू से जीत रहा था और आखिरी में सांगवू भी हार जाता है और अली यहाँ पर पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन उसके बाद में वो रोते हुए उसको जिताने के लिए बोलता है और अली नहीं मानता क्योंकि उसकी भी एक फैमिली थी। सांगवू अब अली से बोलता है कि उसके पास एक प्लान है जिसमें वो दोनों ही जीत सकते हैं और उन दोनों को बाकी टीम्स के पास जाकर कमजोर प्लेयर के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों लोगों के पास में बराबर कंचे रहेंगे तो यहाँ पर होगा ये कि और लोगों से उनका मैच कराया जाएगा। यहाँ पर अली को सारी बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो मान जाता है और बाहर जाकर दूसरे प्लेयर्स को ढूंढने लगता है और उसको यहाँ पर वापस आना था 3 मिनट से पहले और उसको यहाँ पर वापस आना था जब गेम खत्म होने में मात्र 3 मिनट्स हो। यहाँ पर डाक्सू भी अपनी टीममेट से हार रहा होता है और वो गेम चेंज करवा लेता है और फाइनली गेम को जीत लेता है। अब प्लेयर 067 और प्लेयर 240 आपस में गेम नहीं खेलती और प्लेयर 240 बोलती है कि वो लास्ट में एक ही बार में फैसला कर लेंगी। यहाँ पर प्लेयर 240 का ये कहना था कि अभी काफी टाइम है और टाइम को बिताने के लिए वो अपने सीक्रेट्स को शेयर करेंगे, क्योंकि एट द एंड किसी एक प्लेयर की तो मौत होगी ही और वो उसके सीक्रेट को कहीं भी शेयर नहीं कर पाएगा। सबसे पहले प्लेयर 067 ये बताती है कि वो नॉर्थ कोरिया से है और उसके फादर को मार दिया गया था। वो अपने भाई को लेकर तो भाग आई, बट उसकी मॉम को वहां पर कैद कर लिया गया और अब प्लेयर 067 अपनी मॉम को बचाकर वापस लाना चाहती है और अपने भाई को ऑर्फनेज से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। तभी प्लेयर 240 अपने बारे में बताती है कि जब वो बच्ची थी तब उसके फादर ने उसकी मदर का खून कर दिया था और फिर लेटर ऑन प्लेयर 240 ने अपने फादर को मार डाला, जिसके बाद में उसको जेल हो गई। यहाँ हमको दोनों के नाम भी पता चल जाते हैं, जहां पर 067 का नाम होता है सेब्योक और प्लेयर 240 का नाम होता है जियोंग। अब वो लोग बातें करते करते अपना दुख दर्द बांट रहे होते हैं कि फाइनली गेम अपने अंतिम समय पर आ जाती है। इधर ओल्ड मैन जीत रहा होता है और गिहुन के पास लास्ट ही मार्बल बचा हुआ था। तभी डिमेंशिया की वजह से ओल्ड मैन अपने आंसर्स को भूलने लगता है और गिहुन ना चाहते हुए भी उसका फायदा उठाकर गेम को जीतने लगता है। अब इधर सांगवू अली को दूसरे प्लेयर्स के पास में भेज देता है और जाने से पहले वो चालाकी से अपने बैग के अंदर पत्थर रखकर मार्बल्स वाले बैग से एक्सचेंज कर लेता है और अब अली दूसरे प्लेयर्स के पास में चला जाता है और सांगवू जिसके पास में सारे के सारे मार्बल्स थे वो गार्ड को मार्बल वाला बैग देकर गेम जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेम के रूल्स थे कि किसी को भी मारे बिना वो मार्बल लेने होंगे। इधर ओल्ड मैन अब आखिरी राउंड के टाइम ही सब कुछ भूलने लगता है और वहां से उठकर चला जाता है और सब जगह पर घूमने लगता है। ओल्ड मैन एक घर के पास में आता है और बोलता है कि ये उसी का घर है और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ में वहीं पर रहा करता था। गिहुन उसको रिक्वेस्ट करके गेम को खत्म करने को बोलता है, जिस पर ओल्ड मैन का ये कहना था कि वो अपना सारा दाव लगा दे, जिस पर ऑब्वियसली यहाँ पर गिहुन राजी नहीं होता। लेकिन तभी ओल्ड मैन ये बोलता है कि गलत तो गिहुन ने भी किया है, क्योंकि ओल्ड मैन उसकी चीटिंग के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन यहाँ पर ओल्ड मैन कुछ भी नहीं बोलता और अपना आखिरी मार्बल गिहुन को दे देता है और बोलता है कि वो दोनों ही खानबू हैं और गिहुन को हक करके वो इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर गिहुन भी काफी दुखी था। जाने से पहले ओल्ड मैन को अपना नाम याद आ जाता है, जो कि था इल्नाम। गिहुन वो आखिरी मार्बल ले लेता है और रोने लगता है, जिसके बाद में वो बाहर चला जाता है और हम देख पाते हैं कि वहां पर एक गार्ड ने ओल्ड मैन को गन पॉइंट पर रख लिया है। खैर इधर अली जब सांगवू के पास आता है तो गार्ड उसको शूट करने वाला होता है और अली समझ जाता है कि सांगवू ने उसके साथ में धोखा किया है और वो रोने लगता है और गार्ड उसको शूट करके एलिमिनेट कर देता है और यहाँ पर ढेर सारे लोगों को मारा जा रहा था। इधर सेब्योक और जियोंग अपना गेम खत्म करती है और यहाँ जियोंग जानबूझकर गेम हार जाती है। सेब्योक उससे गुस्सा होकर इसका रीजन पूछती है और जियोंग ये बताती है कि उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं है, जबकि सेब्योक के पास में उसका भाई है, माँ है और अब वो उनको अच्छी जिंदगी दे और वो हार मान जाती है। सेब्योक वहां से रोते हुए चली जाती है और गार्ड जियोंग को शूट करके एलिमिनेट कर देता है। दूसरी तरफ गिहुन भी काफी दुखी होते हुए वहां से बाहर आ जाता है और एपिसोड 6 का यहीं पर अंत हो जाता है।
अब एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में रिमेनिंग प्लेयर्स वापस अपने अपने डोम में आते हैं, जहां पर वो सभी लोग मिन्नियों को आराम करता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसको तो किसी ने लिया ही नहीं था अपने साथ, तो वो बच कैसे गई। मिन्नियो यहाँ पर हंसते हुए बताती है कि ये भी गेम का ही एक रूल था कि अगर कोई प्लेयर अकेला रह जाएगा तो वो एलिमिनेट नहीं होगा बल्कि उस गेम से बच जाएगा। अब हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो कि अपने रूम में आता है और उसको कॉल आती है कि वीआईपीज आने वाले हैं। फ्रंटमैन रूम के आगे जाता है और अपनी गन निकाल कर बोलता है कि वो जानता है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन फ्रंटमैन को इसके बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर डिटेक्टिव ने रिसीवर को अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया था। फ्रंटमैन अब सभी जगह पर ढूंढने लगता है और इससे पहले कि वो डिटेक्टिव को पकड़ पाता उसको एक कॉल आता है कि समुद्र के किनारे किसी की डेड बॉडी मिली है जो कि किसी पुलिसमैन की है। फ्रंटमैन अब रूम से बाहर जाकर उस लाश को देखता है और ये लाश उसी बंदे की थी जिसको डिटेक्टिव ने पानी में फेंक दिया था, बट फ्रंटमैन उस आदमी को नहीं पहचान पाता और उनको ये लगता है कि ये पुलिस वाला ही है। अब फ्रंटमैन को वॉइस मैसेज आता है कि वीआईपीज आ गए हैं और वो उनको अटेंड करने के लिए चला जाता है। फ्रंटमैन वीआईपीज के पास में जाता है जिन्होंने अलग अलग मास्क लगाए हुए थे और फ्रंटमैन उनको ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि उसका बॉस तो नहीं आ सकता, लेकिन फ्रंटमैन वीआईपीज की अच्छी खातिरदारी करेगा। अब वो वीआईपीज को लेकर एक हॉल के अंदर जाता है जहां पर वीआईपीज को पूरे ऐशो आराम से रखने की सारी तैयारी करी गई थी। यहाँ पर डॉम में प्लेयर 069 जिसने लास्ट गेम में अपनी वाइफ को खो दिया था, सबसे बोलता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं और ये गेम खराब है, उनको यहाँ से फिर से वोटिंग करके बाहर चले जाना चाहिए। जिस पर सांगवू यहाँ पर आकर उस पर गुस्सा करता है कि वो लोग यहाँ तक आए हैं और अगर अब वो वापस चले गए तो उनकी इतनी मेहनत और सैक्रिफाइस खराब हो जाएगा। अब रात को प्लेयर नंबर 69 खुद को ही खत्म करने लगता है और ये देखकर वीआईपीज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उन्होंने इस पर ऑलरेडी सट्टा लगाया था। अब डिटेक्टिव भी एक वर्कर को बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर वीआईपीज वाले हॉल में आ जाता है और अब वो उन सभी को ऑब्जर्व करने लगता है। अगले सीन में गार्ड्स प्लेयर 69 की डेड बॉडी को ले जाते हैं और कैश का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है और अब गेम के अंदर सिर्फ 16 प्लेयर ही बचे थे। अब गेम शुरू होता है और सबसे पहले हम वीआईपीज को देखते हैं जिनका फ्रंटमैन खास ख्याल रख रहा था, एज वो वीआईपीज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक थे। गेम शुरू होने से पहले फ्रंटमैन वीआईपीज को एक मिनिएचर ब्रिज दिखाता है और यही अगला गेम होने वाला था। सभी प्लेयर्स को एक रूम में लाया जाता है जहां उनके सामने 16 नंबर्स के कोड थे और उनको उन कोड्स को पहनना था। तभी गेम की अनाउंसमेंट में ये बताया जाता है कि ये कोड्स इसलिए हैं क्योंकि अगला जो गेम है वो न्यूमेरिक ऑर्डर में होगा। सभी लोग अब सोच विचार करके एक एक नंबर ले लेते हैं और वीआईपीज प्लेयर पर बैटिंग करने लगते हैं। गिहुन के बहुत सोचने के बाद में वो 1 नंबर की कोट ले लेता है क्योंकि उससे उसको ओल्ड मैन की याद आती, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आकर अपने 16 नंबर की कोट को उससे चेंज करने की मिन्नतें करने लगता है और गिहुन उसको अपनी कोट दे देता है। अब गेम शुरू होता है और गेम था कि जो ब्रिज सामने था उस पर 2 टाइप्स के ग्लास लगे हुए थे, एक मजबूत था और दूसरा कमजोर था और उन लोगों को उन ग्लासेस पर चलकर दूसरी साइड पे जाना था। अब गेम शुरू होता है और सब लोग चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर गेहुन, सांगवू और सेब्योक के जो नंबर्स थे वो आखिरी थे, तो उनको आगे जाने वाले लोगों से पता चल रहा था कि कौन सा ग्लास सही है और कौन सा गलत है। एक एक करके वो लोग आगे जाते हैं जिसमें काफी सारे प्लेयर्स गलत ग्लास पर चढ़ने से नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब डाक्सू एक जगह पर रुक जाता है और बाकी सभी को आगे जाने का बोलता है। तभी वो एक आदमी को धक्का देता है जिससे कि वो गिरकर मारा जाता है। मिन्नियो यहाँ पर डाक्सू से बोलती है कि वो गेम नहीं जीत सकता और यहाँ पर मिन्नियो डाक्सू को पकड़कर आगे के ग्लास पर जंप करती है और ग्लास टूटने से वो दोनों ही मारे जाते हैं। लास्ट में गेम में 4 ही लोग बचते हैं और एक प्लेयर जो कि 30 साल से ग्लास का ही काम कर रहा था वो धीरे धीरे ग्लास को चेक करके सही ग्लास को पता करके आगे जाने लगता है और उसके पीछे बाकी प्लेयर्स भी आते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव को एक वीआईपी अपने साथ ले जाता है और उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसको पीट कर वहां से भगा देता है और उसकी पिक्चर को भी क्लिक कर लेता है। अब अगले सीन में यहाँ पर वीआईपीज के कहने पर फ्रंटमैन ब्रिज की लाइट्स को ऑफ कर देता है और इससे वो प्लेयर ग्लास को चेक नहीं कर पाता और एक जगह पर रुक जाता है। टाइम खत्म होने वाला होता है तो सांगवू उस प्लेयर को धक्का दे देता है जिससे वो प्लेयर गिर जाता है और गिरकर मारा जाता है। सेब्योक और गेहुन ये देखकर परेशान हो जाते हैं और गेहुन को यकीन ही नहीं होता कि उसका दोस्त ऐसे काम भी कर सकता है। वो लोग ब्रिज को तो क्रॉस कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे वो लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन को पता चलता है कि उस वीआईपी पर किसी ने अटैक किया था और वो अब डिटेक्टिव के लिए सभी जगह पर सर्चिंग करवाने लगता है और उसको पता चलता है कि डिटेक्टिव सीक्रेट रास्ते से यहाँ से भाग चुका है। अब आखिरी सीन में हम डिटेक्टिव को स्क्विड गेम से थोड़ा दूर एक किनारे पर देखते हैं और दूसरी ओर फ्रंटमैन डिटेक्टिव को अपनी टीम के साथ ढूंढ
ढूंढ रहा था और एपिसोड 7 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में तीनों प्लेयर्स वापस डोम में आ जाते हैं, जहां पर गिहुन सांगवू से झगड़ा करता है कि वो किसी को कैसे मार सकता है, और अगर गिहुन वहां पर होता तो क्या सांगवू गिहुन को भी मार देता। सांगवू भी गुस्सा हो जाता है और वो गिहुन से बोलता है कि गिहुन पागल है। दोनों में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अब तभी वहां पर मास्क मैन आते हैं और वो लोग उन प्लेयर्स के लिए न्यू कपड़े लाए थे, और मास्क मैन बोलता है कि फाइनल गेम से पहले उन लोगों के लिए एक प्रेजेंट है और वो लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को किनारे पर देखते हैं, जहां पर वो अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके गेम के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन बीच में ही उसके नेटवर्क्स चले जाते हैं। फ्रंटमैन भी डिटेक्टिव को ढूंढ रहा था और उसको डिटेक्टिव मिल जाता है, जिस पर गिहुन उस पर गोली चलाता है, बट फ्रंटमैन गिहुन को मारने के ऑर्डर अपने गार्ड्स को नहीं देता। डिटेक्टिव फ्रंटमैन से मास्क हटाने को बोलता है और फ्रंटमैन अपना मास्क हटा देता है, जहां पर डिटेक्टिव उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि फ्रंटमैन ही डिटेक्टिव का खोया हुआ भाई था। फ्रंटमैन डिटेक्टिव को अपने पास बुलाता है, बट डिटेक्टिव उसको मना कर देता है और फ्रंटमैन डिटेक्टिव को शूट करके मार डालता है। यहाँ पर तीनों लोग तैयार होते हैं और से ब्यूक रेडी हो रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको ग्लास का एक बड़ा सा टुकड़ा लगा हुआ था, जो कि ब्रिज ब्लास्ट होने से उसको लगा था, और से ब्यूक को इससे काफी ज्यादा चोट आ गई थी और वो भी अब खुद की ड्रेसिंग करते हुए तैयार हो जाती है। तीनों लोगों को डिनर सर्व किया जाता है और यही उनका प्रेजेंट था। अब डिनर के बाद में उनके पास एक नाइफ रखा जाता है और अगला गेम शुरू हो जाता है, जहां पर उनको किसी एक को खत्म करना था। सभी लोग अलग अलग बैठे होते हैं और गिहुन से ब्यूक के पास आकर बैठ जाता है। गिहुन से ब्यूक से बात करता है कि उन दोनों को साथ रहना चाहिए, क्योंकि सांगवू तो पागल हो चुका है और वो किसी को भी मार सकता है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद में से ब्यूक गिहुन से बोलती है कि उनको एक डील करनी चाहिए कि जो कोई भी यहाँ से जीत कर जाएगा वो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा, और गिहुन से ब्यूक की बात मान जाता है। अब गिहुन ये देखता है कि सांगवू सो चुका है, तो वो उसको मारने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहां पर से ब्यूक आती है और वो ये कहती है कि गिहुन को ऐसा नहीं करना चाहिए और वो एक अच्छा इंसान है। अब अचानक से ही से ब्यूक को चोट की वजह से तकलीफ होने लगती है और गिहुन डोर पर हेल्प मांगने जाता है और गार्ड्स एक कॉफिन लेकर आते हैं, जिसे देखकर गिहुन शॉक्ड हो जाता है। गिहुन अब पलट कर देखता है तो सांगवू ने से ब्यूक को मार दिया था और गिहुन इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सांगवू को मारने टूट पड़ता है, लेकिन गार्ड्स उन दोनों को ही रोक देते हैं। दूसरी ओर फ्रंटमैन अपने घाव को ठीक कर रहा होता है और अब उसको अपने भाई के विजन्स आने लगते हैं और एपिसोड 8 का यहीं पर अंत हो जाता है। अब दोस्तों हम आ गए हैं स्क्विड गेम के आखिरी एपिसोड पर, यानी कि सीरीज के अंत पर। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में गिहुन और सांगवू को आखिरी गेम के लिए गेम ग्राउंड पर लाया जाता है, जहां पर उनको स्क्विड गेम खेलना था। फ्रंटमैन सभी वीआईपीज को स्क्विड गेम के बारे में बताता है कि ये गेम कोरिया में बहुत पहले खेला जाता था। अब गेम शुरू होता है, जहां पर गिहुन चूज करता है ऑफेंसिव होना और सांगवू को यहां पर डिफेंस करना था। गेम के रूल्स काफी सिंपल थे कि गिहुन को स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाना था और वो अगर वहां पहुंच जाता है तो वो जीत जाएगा, और अगर सांगवू उसको रोक लेता है तो सांगवू जीत जाएगा। गेम शुरू करने से पहले गिहुन सांगवू से बात करता है कि उसने से ब्यूक को क्यों मारा, जिस पर सांगवू बोलता है कि अगर वो उसको नहीं मारता तो वो वैसे भी मर जाती, और सांगवू ने असल में से ब्यूक को इसलिए मारा था ताकि वो गिहुन को ना मारे। गिहुन सांगवू से नाराज था और अब गेम शुरू कर दिया जाता है। अब गिहुन आधा रास्ता पार कर लेता है और सांगवू उसको रोकने की कोशिश करता है, बट वो सांगवू की आंखों में धूल झोंक कर आगे निकल जाता है, लेकिन सांगवू किसी तरह से उसको रोक लेता है और दोनों के बीच में ही एक ब्रूटल फाइटिंग होने लगती है, जिसमें गिहुन सांगवू को गिरा देता है और वो खुद भी जख्मी हो जाता है। गिहुन अब गेम खत्म करने जा ही रहा होता है, बट वो बीच में ही रुक जाता है। अब यहाँ पर गार्ड सांगवू को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर गिहुन आ जाता है। गिहुन सांगवू के पास में आकर बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सांगवू जमीन पर पड़ा हुआ था और गिहुन गार्ड से बोलता है कि वो गेम को नहीं खत्म करेगा, और इसको सुनकर सभी वीआईपीज भी शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई इतनी बड़ी रकम को कैसे छोड़ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर वोटिंग सिस्टम अभी भी चालू था, लाइक अगर दोनों ही एक तरफ वोट कर देंगे तो वो बाहर जा सकते थे। तभी गिहुन सांगवू से बोलता है कि वो उसके साथ बाहर चले, और सांगवू इमोशनल होकर बोलता है कि उन दोनों के बचपन के दिन बहुत ही अच्छे थे, जो कि अब वापस नहीं आ सकते। सांगवू अब खुद को ही स्टैब करके मार देता है और उसके लास्ट वर्ड्स थे कि गिहुन उसकी माँ का ख्याल रखे। गिहुन अब मैच जीत जाता है और वो स्क्विड गेम का विनर था, जिसके नाम अब 45 बिलियन वॉन्स थे। जी हाँ, यानी कि 281 करोड़।
अब अगले सीन में फ्रंटमैन गिहुन को अपनी कार से टाउन के बीच में छोड़ने जा रहा होता है और गिहुन उससे बोलता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं लोगों के साथ में, जिस पर फ्रंटमैन बोलता है कि ये उनका जुआ है। वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि जैसे कि वो घोड़ों पर पैसे लगाया करता था, ऐसे ही उनके लिए सारे के सारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनके लिए घोड़ों की तरह हैं। अब इस चीज को सुनकर गिहुन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो फ्रंटमैन को कुछ कर पाता वहां पर नींद वाली गैस छोड़ दी जाती है और वहां पर गिहुन बेहोश हो जाता है, जहां पर उसे टाउन के बीचों बीच छोड़ दिया जाता है उसके एटीएम कार्ड के साथ में। अब गिहुन यहाँ पर एटीएम से जाकर 10,000 वॉन्स को निकालता है, जहां पर उसका रिमेनिंग बैलेंस होता है 44.99999 बिलियन वॉन्स। गिहुन अपने घर जाने लगता है, जहां पर रास्ते में उसको सांगवू की मदर मिलती है, जो कि उसके चोट को देखकर चिंतित हो जाती है और उससे बोलती है कि गिहुन की माँ बहुत दिनों से मार्केट ही नहीं आई है और घर पर जाने पर या फिर कॉल करने पर कोई भी आंसर नहीं मिलता। सांगवू की मदर गिहुन से सांगवू के बारे में पूछती है कि सांगवू बहुत दिनों से कॉल नहीं कर रहा है और गिहुन की उससे बात हुई है क्या। यहाँ पर गिहुन बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। गिहुन अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसको अपनी मदर की डेड बॉडी मिलती है, जिनकी डेथ उस बीमारी की वजह से हो गई थी। और गिहुन ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है और अपनी माँ के पास फूट फूट कर रोने लगता है। अब 1 साल बीत जाता है और हम गिहुन को मेट्रो से जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अब एक ब्रोक पर्सन की तरह ही रह रहा था। उसने पिछले 1 साल से अपने 45 बिलियन वॉन्स को हाथ तक नहीं लगाया था। गिहुन को यहाँ पर बैंक मैनेजर ने बुलाया था, जो कि उससे वही बात बोलता है कि उसने 1 साल से इतने सारे पैसों का इस्तेमाल नहीं किया है और वो यहाँ पर उसको कुछ VIP ऑफर्स देना चाहता था। जिस बात को सुनकर गिहुन उसकी ओर देखता है और वो उससे 10,000 वॉन्स उधार लेता है, यानी कि जिसके खुद के अकाउंट में 45 बिलियन वॉन्स हैं, वो किसी और से ओनली 10,000 वॉन्स उधार ले रहा था। अब मेरे ख्याल से ये उस बात को याद करने के लिए था जहाँ पर पहली बार उस आदमी से मुलाकात हुई थी, जहाँ पर उसने 10,000 वॉन्स सबसे पहले जीते थे। खैर गिहुन अब मैनेजर को कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से पैसों को लेकर चला जाता है। गिहुन एक जगह पर बैठा होता है और वहां पर बियर पी रहा होता है, जहां उसके पास में एक लेडी आती है जो उसको एक फ्लावर खरीदने को कहती है और गिहुन उस लेडी को कुछ पैसे भी दे देता है। वो लेडी उसे एक रोज देकर चली जाती है। गिहुन उस रोज को देखता है तो उसको स्क्विड गेम का एक कार्ड मिलता है जिसमें एक एड्रेस मेंशन था और गिहुन उस एड्रेस पर जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो एड्रेस असल में एक बिल्डिंग के फ्लोर का था और उस जगह पर गिहुन को प्लेयर 001 AKA ओल्ड मैन मिलता है। जी हाँ, ओल्ड मैन को देखकर गिहुन शॉक में परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। ओल्ड मैन गिहुन को बाहर बैठे एक शराबी के बारे में बोलता है कि वो शराबी बहुत टाइम से वहां पर बैठा है और लगभग बेहोश है। अब ओल्ड मैन गिहुन से बोलता है कि वो उससे एक शर्त लगाएगा कि अगर रात 12 बजे तक कोई भी मदद करने नहीं आता है उस शराबी की, तो ओल्ड मैन जीत जाएगा और अगर कोई आ गया तो गिहुन जीत जाएगा। गिहुन इस पर एग्री हो जाता है और वो ओल्ड मैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। गिहुन ओल्ड मैन से गुस्से से बोलता है कि वो कौन है और ये सब नाटक और झूठ उसने क्यों बोला। उसका ये भी कहना था कि इनफैक्ट ओल्ड मैन ने अपना नाम भी झूठ बताया होगा, लेकिन ओल्ड मैन ये बोलता है कि कुछ भी झूठ नहीं था, ना ही नाम, ना ही ट्यूमर और ना ही और कुछ। ओल्ड मैन बताता है कि गरीब की जिंदगी की तरह ही अमीर की जिंदगी है। गरीब अपनी लाइफ से परेशान होता है और अमीर अपनी लाइफ में बोर होता रहता है कि इतने पैसों का क्या किया जाए। ओल्ड मैन और उसके रिचेस्ट फ्रेंड्स बोर होते रहते थे और फिर उन्होंने एक गेम का इजाद किया, यानी कि द स्क्विड गेम, जहाँ गरीब आकर अपनी जान से लड़ता है और अमीर मजे करते हैं। गिहुन अब बाहर उस शराबी को ही देख रहा था जिसके पास में एक लेडी आती है बट चली जाती है। 12 बजने ही वाले थे और गिहुन उस शराबी को ही देखता रहता है कि वो मरने ही वाला है और क्या दुनिया में सच में इंसानियत खत्म हो गई है। 12 बज जाते हैं और गिहुन उदास हो ही जाता है कि तभी उस शराबी के पास में वो लेडी आती है जो उसके पास पहले आई थी और इस बार वो औरत पुलिस की हेल्प लेकर आई थी। गिहुन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि दुनिया में इंसानियत है और वो ओल्ड मैन से बोलता है कि वो हार गया, बट अब तक ओल्ड मैन की जान जा चुकी थी, यानी कि ये ओल्ड मैन के आखिरी मोमेंट्स थे और उसने अपने आखिरी मोमेंट्स गिहुन के सामने बिताए। बेसिकली उसने गिहुन की कंपनी काफी एंजॉय करी थी। इनफैक्ट इन्होंने अभी भी गिहुन पर नजर रख रखी थी कि उसने पिछले 1 साल से अपने अकाउंट को हाथ तक नहीं लगाया है। खैर यहाँ पर गिहुन ओल्ड मैन के मृत शरीर के सामने बोलता है कि वो ये इंसानियत देख ही नहीं पाया और वहां से चला गया, जिसके बाद में गिहुन भी वहां से चला जाता है। उस रूम में तभी फ्रंटमैन आता है और वो ओल्ड मैन की आंखें बंद कर देता है। तभी हम यहाँ पर एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि ओल्ड मैन ही वो बॉस था जिसने VIP से मिलने से मना किया था, क्योंकि ओल्ड मैन को गेम देखने से ज्यादा उसे खेलना अच्छा लगता था। अब गिहुन एक बार्बर शॉप पर जाता है जहाँ पर वो एक न्यू हेयर कट लेता है और अपने बालों को लाल रंगवा लेता है। वो ऑर्फनेज जाता है और सेबयूक के भाई को वहां से ले आता है। वो सेबयूक के भाई से ये कहता है कि वो उसकी बहन का अच्छा दोस्त है।
गिहुन अब चॉय को लेकर सांगवू की मदर के पास में छोड़ देता है विद ए बैग फुल ऑफ मनी। मतलब कि अब चॉय को एक माँ मिल गई और सांगवू की माँ को एक बेटा। गिहुन अब अपनी बेटी से मिलने जाने लगता है और उसको मेट्रो स्टेशन पर वही सेल्समैन एक आदमी के साथ वही फ्लिप वाला गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। गिहुन वहां जाता है लेकिन वो सेल्समैन तो चला जाता है और गिहुन उस आदमी से वो स्क्विड गेम का कार्ड छीन लेता है और उस पर गुस्सा करता है कि कुछ भी हो जाए वो वहां नहीं जाएगा। अगले सीन में गिहुन एयरपोर्ट पर प्लेन बोर्ड करने जा ही रहा होता है कि वो स्क्विड गेम के कार्ड पर कॉल करता है और कॉल यहाँ पर फ्रंटमैन रिसीव करता है। फ्रंटमैन यहाँ पर गिहुन को पहचान जाता है और वो उसको धमकी देता है कि अगर उसको अपनी जान से प्यार है तो वो इससे दूर रहे। लेकिन तभी गिहुन एयरपोर्ट से वापस आने लगता है और वो अपनी बेटी के पास में नहीं जा रहा था बल्कि वो द स्क्विड गेम के पीछे जाता है और बूम, ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्क्विड गेम सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आई नो ये वीडियोस काफी लंबी हैं लेकिन इसको डिटेल में बनाना काफी जरूरी था। लाइक शॉर्ट में तो मैं एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन यहाँ पर डिटेल देनी काफी जरूरी थी। अब बात करें यहाँ पर इस पूरी सीरीज की आइडियोलॉजी के बारे में तो उसके बारे में मैं अगली छोटी सी वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैंने और ज्यादा बात करी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए